स्टूडेंट्स, अपनी सहायक पुस्तक वितान की कहानी जूझ को पढ़ने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आता है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। अर्थात हमें यह बताना है, सबसे पहले हमें जूझ शीर्षक जो है इस कहानी का, उस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं और फिर बताना है कि जो हमारी कहानी का नायक है आनंदा, क्या यह विशेषता जूझ उसकी किसी विशेष चारित्रिक विशेषता को दर्शाती है। तो जूझ जो हमारी कहानी का शीर्षक है, इसका अर्थ है संघर्ष करना। जूझ का अर्थ संघर्ष करना है और यह हमारी कहानी के लेखक आनंदा और मुख्य पात्र आनंदा की चारित्रिक विशेषता को दर्शाता है। आनंदा ने अपने जीवन में पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया, जो कि सामान्यतः बच्चे नहीं करते। पढ़ाई से सामान्य तौर पर बच्चों को लगाव नहीं होता, लेकिन लेखक आनंदा को बचपन से ही पढ़ाई से बहुत अधिक लगाव था। जब 5वीं कक्षा में उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी, तो पाठशाला जाने के लिए उनका मन बहुत अधिक व्याकुल रहता था। क्योंकि वे आगे पढ़ना चाहते थे, पढ़ाई में उनकी रुचि थी, वह जीवन में कुछ करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यदि वह पढ़ाई कर लेंगे तो पढ़ लिख कर बड़े व्यक्ति बन पाएंगे और सफलता हासिल करेंगे, बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसलिए उन्हें पढ़ाई के प्रति मन में बहुत लगन थी और उसके लिए उन्होंने अनेक स्तरों पर संघर्ष किया। पारिवारिक स्तर पर संघर्ष किया, विद्यालय के वातावरणीय स्तर पर संघर्ष किया और साथ ही साथ आर्थिक स्तर पर भी उन्होंने संघर्ष किया। हर जगह दिखाई देता है, यदि हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कदम कदम पर हर जगह उन्हें विपरीत परिस्थितियां मिली, लेकिन अपनी लगन से उन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया और जीवन में सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न आता है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। स्वयं कविता रच लेना अर्थात अपने आप कविता लिखने का विश्वास लेखक के मन में कैसे हुआ। लेखक बताते हैं कि उनके मास्टर सौंदलगेकर खुद भी कविताएं लिखते थे। कविताएं वह पढ़ाते तो बहुत अच्छी थे, लेकिन साथ ही साथ खुद भी कविताएं लिखते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने कक्षा में बच्चों को अपने घर के बाहर लगी मालती की बेल पर लिखी हुई एक कविता सुनाई। लेखक ने उस मालती की बेल को भी देखा था और अध्यापक की कविता को भी सुना था। जब लेखक ने उन दोनों चीजों को ध्यान से देखा, समझा, तो उन्हें पता चला कि वह भी अपने आसपास की चीजों पर कविता लिख सकते हैं और कविता लिखने वाले लोग सामान्य ही होते हैं। लेखक ने भी धीरे धीरे प्रयास किया और उनके उस प्रयास को सफलता तक पहुंचाने का श्रेय उनके मास्टर सौंदलगेकर जी को है। जब लेखक कविताएं लिखते थे तो उनके अध्यापक उसमें जो भी कमियां या त्रुटियां होती थी वह सही कराते थे, उन्हें उसका समाधान बताते थे और उन्हें भाषा संबंधी बारीकियों की जानकारी देते थे कि किस तरह कुछ भी लिखते समय ध्यान रखा जाता है, किन सारी चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाता है, वह उन सारी चीज़ों को बताते थे। अपने अध्यापक सौंदलगेकर जी के संपर्क में रहकर और उनके सारी बातों को सीखकर और अपनाकर लेखक ने अपने जीवन में सफलता हासिल की और उनके अंदर ये आत्मविश्वास आ गया कि वे भी कविता लिख सकते हैं और उस आत्मविश्वास का और अध्यापक के सहयोग का ही परिणाम था कि वे एक सफल लेखक बन पाए। अगला प्रश्न आता है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। श्री सौंदलगेकर लेखक की पाठशाला में मराठी के अध्यापक थे। वह पढ़ाते समय खुद खो जाते थे। वह जिन कविताओं को पढ़ा रहे होते थे उनमें खो जाते थे और इशारों के माध्यम से बच्चों को उन कविताओं को समझाते थे। जिस भाव की कविता वह पढ़ा रहे होते थे उस भाव की अन्य कविताएं बच्चों को सुनाते थे। जिस कवि की कविता सुना रहे होते थे उस कवि की अन्य कविताएं सुनाते थे।
उन्हें भाषा का बहुत बारीकी से और बहुत अच्छा ज्ञान था, जिससे लेखक बहुत अधिक प्रभावित हुए। लेखक के अध्यापक खुद भी लेखन कार्य करते थे, खुद भी कविताएं लिखते थे, जिन्हें वह अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़कर सुनाते थे। लेखक को तुकबंदी से संबंधित जो भी परेशानियां आती थी उनका समाधान वह करते थे। वह उन्हें भाषा की बारीकियों के बारे में समझाते थे। साथ ही जब भी कविता लेखक लिखते तो वह अपने अध्यापक को दिखाते, उन्हीं से पूछते कि इसमें आखिर क्या कमी है, और वह उसे बहुत अच्छे से समझाते। लेखक को इतनी प्रतीक्षा करनी भी नहीं, लेखक से इतनी प्रतीक्षा भी नहीं होती थी कि वह सवेरे का इंतजार करें, और वह रात्रि को ही यदि कविता लिखी है तो उनके पास पहुंच जाते और वह खुशी खुशी उस कविता को सुनते और उससे संबंधित बातों के बारे में लेखक को बताते। उन्हें बताते कि शुद्ध लेखन क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि बातें सहज रूप से लेखक को बताते। और यदि कोई नई कविता बनाई होती तो वह भी लेखक को सुनाते। इस तरह लेखक के मास्टर श्री सौंदलगीकर ने उनको कविताएं लिखने में या उनको एक लेखक या कवि बनने में बहुत सहयोग किया। अगला प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और लगाव के बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव? लेखक जब खेत पर काम करते थे तो जब वे अकेले काम करते थे उन्हें अकेलापन लगता था। जब लेखक को कविताओं के प्रति रुचि नहीं जागृत हुई थी, उस समय की बात है जब लेखक खेत पे काम करते तो उनकी इच्छा होती कि कोई एक व्यक्ति तो ऐसा हो जो उनके साथ हो और वो उससे बातचीत करते हुए खेतीबाड़ी का काम करें, ताकि उनका समय और काम अच्छे से हो सके। लेकिन जब लेखक को कविताओं के प्रति लगाव हो गया, रुचि जाग गई, तब लेखक को अकेले में खेतीबाड़ी का काम करना बहुत अच्छा लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि यदि वह अकेले में काम करेंगे तो अपनी लिखी हुई कविताओं को गुनगुना पाएंगे, उनको इशारे से व्यक्त कर पाएंगे, तो उसके समय उन्हें किसी का भी कोई बंधन नहीं होगा और वह अपनी सारी कविताओं को स्वतंत्रता पूर्वक अपने ही भावों को अपने अनुसार व्यक्त कर पाएंगे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि अब वह अकेले ही खेतीबाड़ी का काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह लेखक के मन में कविताओं के प्रति लगाव से पहले और लगाव के बाद इन दोनों समय में बहुत बड़ा अंतर आया। एक ओर तो पहले उन्हें अकेले काम करना अच्छा नहीं लगता था और दूसरी ओर बाद में उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अकेले ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? हमारे विचार से पढ़ाई लिखाई के संबंध में दत्ताजी राव और लेखक का रवैया या तरीका सही था, उसके पिता का नहीं। कारण यह था कि एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाई से नहीं हटाना चाहिए, और विशेषकर उस छोटी सी आयु में जिस आयु में लेखक थे। पढ़ाई लिखाई पर या शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है और सभी को पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। यदि लेखक पढ़ लिख ले तो वह कुछ अच्छा कर सकेगा, ऐसी उसकी सोच थी, जिसको सहारा मिला दत्ताजी राव के द्वारा। दत्ताजी राव ने बच्चे आनंदा की भावनाओं को समझा, उसकी इच्छा को जाना और साथ ही साथ उसकी माँ के समर्थन को भी पहचाना कि वह भी चाहती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख ले, और उन्होंने उनका साथ दिया। उस बच्चे आनंदा की इच्छाओं को देखते हुए उन्होंने उसकी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वह उसकी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएंगे। उन्होंने यदि लेखक को सहारा ना दिया होता, उसे पढ़ने के लिए सहयोग ना किया होता, तो लेखक आगे चलकर इतने अच्छे लेखक या कवि नहीं बन पाते। उनका जीवन खेतीबाड़ी में ही फंसकर रह जाता और वह अपनी योग्यता और प्रतिभा को सबके सामने ना ला पाते। इसलिए हमें लगता है कि दत्ताजी राव और लेखक का रवैया सही है। लेखक के पिता का रवैया इसलिए सही नहीं है क्योंकि वह सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा था।
उसे रखमाबाई के कोठे पर समय बिताना होता था और साथ ही साथ खर्चे के लिए खेतीबाड़ी की भी आवश्यकता थी। इसलिए वह चाहता था कि वह तो सारा दिन इधर उधर घूमता रहे और उसका पुत्र खेतीबाड़ी करता रहे, जिससे कि उसकी माँ और पुत्र दोनों के सहयोग से घर का और बाकी सारा खर्च भी चलता रहेगा और उसका पिता खाली समय में अय्याशी भी करता रहेगा। इसलिए सिर्फ स्वार्थ की भावना से एक बच्चे की पढ़ाई को छुड़वा देना बिल्कुल गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, जबकि लेखक के पिता का नहीं। तो यहीं पर हमारी कहानी जूझ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।